बादल कुछ कहना चाहते हो? हाँ लिखना है ना। सेल का रेजिस्टेंस कैलकुलेशन की बात करी जा रही है, जिसमें हम लोग एक सेटअप तैयार करेंगे जिसको हम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। इस सेटअप में क्या है, अगर चार रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 इस तरीके से हो, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, अगर ये रेशियो सेम आए तो इस केस में ये जो बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ R5, इसमें करंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, मतलब इसको सर्किट से कट ऑफ मान सकते हैं। और कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक जगह पे हम क्या लगा देते हैं, कंडक्टिविटी सेल लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस की जगह पे, और उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से। इसमें आपको R1 R2 और R3 क्या होंगे, मालूम होंगे, और आपको क्या निकालना है, सेल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर। हाँ इधर से जुड़ा तो है, सब तरफ से तो जुड़ा है। अच्छा ये हवा में है सर्किट। नोट कर लीजिए। आप लोगों ने रेजिस्टेंस का कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करा है फिजिक्स में? अभी तक नहीं करा। वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज किए हो? नाम तो सुने ही होंगे ना ये सब, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ऑसिलेटर, जॉकी की। नोट कर लिया तो बोलिए। तो आज एक बहुत अच्छा सा रूल पढ़ते हैं हम लोग, अच्छा सा बढ़िया सा लॉ पढ़ लिया जाए। मोलर कंडक्टेंस से रिलेटेड है। मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी थी ना हमने, मोलर कंडक्टेंस लास्ट क्लास में। हो गया, नोट हो गया, पक्का? इसमें एक इक्वेशन है, उसका नाम ही नहीं लिख रहे हैं। इक्वेशन लिख रहे हैं, नाम नहीं लिख रहे हैं। अच्छा अब एक छोटा सा टॉपिक है, लैम्डा एम का वेरिएशन देखना चाहते हैं हम लोग विद कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और लैम्डा एम का वेरिएशन देखना चाहते हैं कि दोनों के बीच में ग्राफ कैसा आएगा। टोटली एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। ग्राफ कैसा है, टोटली एक्सपेरिमेंटल है।
बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं रूट सी, कॉन्सेंट्रेशन का रूट लेंगे, और इधर पे हम लोग लेंगे लैम्डा एम, है ना। लैम्डा एम है आपका मोलर कंडक्टेंस, पता ही है आपको, और रूट सी क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन का रूट है ना सॉल्यूशन की। अच्छा, किसी सॉल्यूशन में अगर पानी डालते जाएंगे, डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे उसका, तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी या बढ़ेगी? कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी पानी अगर डालते जाएंगे, यानी डाइल्यूशन बढ़ाने पे कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। जो सी है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, दो तरीके के ग्राफ हमको मिले। एक ग्राफ कुछ इस तरीके का मिला, एक ग्राफ कुछ आपको इस तरीके की स्ट्रेट लाइन मिली, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन मिली। अगर इसको पीछे की तरफ ले जाएं तो ये इससे मिलती हुई दिखी, है ना। ये जो ग्राफ मिला, ये मिला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सब लोग समझते हैं, जिसका डिसोसिएशन कंप्लीट हो, या 90-95% इस तरीके से, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं अपने सॉल्यूशन में, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट थे उनके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके का देखने को मिला। उनके लिए जो ग्राफ हमको देखने को मिला वो कुछ इस तरीके का देखने को मिला। ये ग्राफ किसके लिए मिला, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्या, अभी बताते हैं, एक्सप्लेन कर। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मिला। अब ग्राफ को ध्यान से देखो, ग्राफ बना लो फिर एक्सप्लेन करें इसको। इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो इधर से इधर अगर बढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, और अगर इस ग्राफ को अपोजिट साइड में देखें, इधर से इधर जाएं तो डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, पानी ज्यादा डाल रहे हैं, कंसंट्रेशन कम हो रही है, मतलब डाइल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पानी डाल रहे है ना, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं सॉल्यूशन का। तो ध्यान से देखो, अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखते हो कि कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या करने लगो, डिक्रीज करने लगो, इसका मतलब, या दूसरी चीज बोले डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं हम, अगर वॉल्यूम बढ़ाते जाते हैं सॉल्यूशन का, तो धीरे धीरे हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टेंस है, ये बढ़ता जाता है। स्लोप इस तरीके से जा रहा है, यानी कि वैल्यू धीरे 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 बढ़ रही है। अगर इस पॉइंट को हम सोचें तो इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन तो जीरो हो जाएगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। कंसंट्रेशन जीरो तो कभी होता नहीं है, मतलब सोल्यूट कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, अगर वॉल्यूम आप बहुत भी बढ़ा दोगे। फिर भी हम मानते हैं कि अगर कंसंट्रेशन जीरो हो गया या जीरो के बिल्कुल पास आ गया, तो उस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं, उसको हम, उस पॉइंट को बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसी को बोल सकते हैं जीरो कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है बात। और इस पे जो सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस होगा उसको हम कहते हैं लैम्डा एम नॉट। इसको हम नाम क्या दे देते हैं, लैम्डा एम नॉट।
मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे अगर हम बात करें मोलर कंडक्टेंस की, तो उसको हमने नाम क्या दिया है, लैम्डा एम नॉट। जैसे नॉट लिखा हुआ है, नॉट का मतलब है जीरो, जीरो का मतलब है जीरो कॉन्सेंट्रेशन हो गई, मतलब पानी खूब सारा डाल दिया, इनफाइनाइट वॉल्यूम कर दिया उसका, है ना, डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर दिया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम देखते हैं, अगर इस ग्राफ को, ये ग्राफ मिला था यहाँ से यहाँ तक का, अगर इसको पीछे हम ले गए तो पीछे ले जाने पे हमने देखा इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट को हमने बोला लैम्डा एम नॉट, और एक वैल्यू हमको मिलेगी, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में चेंज क्या आता है, चेंज हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हैं, मतलब डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, पहले तो ग्राफ कुछ इस तरीके से ही चल रहा है, फिर उसके बाद ग्राफ क्या होता है, सडनली अपवर्ड जाता है। सडनली कैसा जाता है, अपवर्ड जाता है, और अपवर्ड में भी कांस्टेंट सा हो जाता है। मतलब अगर हम इसको, इस लाइन को हम इससे मिलाना चाहें तो ये मिलेगी नहीं, ये सीधे सीधे कैसे जाने लगेगी, इसके लगभग लगभग इस एक्सिस के पैरेलल जाएगी, मतलब इस पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट तो निकाल सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इससे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम कर रहे हो, पहले तो ये लैम्डा एम बढ़ता है और उसके बाद क्या हो जाता है, ग्राफ इस तरीके से जाता है। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ, मतलब मिल नहीं रहा है, ऐसा देखने को लग रहा है। हाँ, थोड़ा पास आएगा पर इतना, मतलब लगभग पैरेलल सा चल। हाँ, तो कुछ इंटरप्रिटेशन लिख लो, इस ग्राफ के ग्राफ बनाओ, एक दो पॉइंट लिख लो, इसी ग्राफ से यही क्वेश्चन ही आता है सीधे सीधे। ग्राफ पूरा बना लिए, सारे पॉइंट मेंशन कर लिए, तो पहला पॉइंट लिख लो, बाय दिस ग्राफ, by this graph or experiment we can calculate molar conductance at infinite dilution ब्रैकेट में लिख लो जीरो कॉन्सेंट्रेशन at infinite dilution for strong electrolyte। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो वैलिड है, ग्राफ से हम निकाल सकते हैं, बट लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड by this graph। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस ग्राफ से हम लोग नहीं निकाल पाते। क्लियर है? क्या हुआ?
नोट कर लिया ना सबने? अब अगर हम लोग कप्पा की बात करें, कप्पा और रूट सी में इस वाले पॉइंट से कोई रिलेशन नहीं है, ग्राफ है कप्पा और रूट सी, है ना? तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके, ये वीक एंड स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए एक ही तरह का, उससे रिलेटेड नहीं है, अलग से ग्राफ। कप्पा का ग्राफ कैसा मिलता है हमको? मतलब पहले कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो कप्पा बढ़ रहा है, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, एक पीक पे जाकर के फिर डिक्रीज। कांस्टेंट तो नहीं कहेंगे, डिक्रीज हो। ये वाला दोनों के लिए, हाँ ये दोनों के लिए, ये कॉमन है, उसमें दोनों अलग अलग मिले थे, इसमें क्या हो गया, कॉमन। यानी कि कप्पा जो है दोनों के लिए क्या चल रहा है, एक तरीके का ही चल। कंसंट्रेशन पे रूट के लोग इस पे ही खींचा गया है, कंसंट्रेशन के रूट पे ही खींचा गया, कंसंट्रेशन पावर 1/2। मतलब हमने नहीं बनाया, जिसने एक्सपेरिमेंट किया है उसने इस पे कुछ इक्वेशंस होती है ना, जो इक्वेशन मिलेगी उसके हिसाब से ही ग्राफ बनेगा ना। हाँ ये वाला बनाते हुए लाइक मोलर कंडक्टेंस को कांस्टेंट क्यों रख रहे हैं? मोलर कंडक्टेंस का ही तो वेरिएशन है। कप्पा और रूट सी में नहीं, ये दूसरी चीज है, इसका एक्सप्लेनेशन अभी मैं करूंगी। वीक और स्ट्रॉन्ग के लिए अलग अलग तरीके से देखते हैं, दो फैक्टर लगते हैं उसके बाद। अब देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इस ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस, है ना? अगर ये ग्राफ हम प्लॉट करें एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो हम लोग इस पॉइंट को मेजर करते हुए हमको एक एस्टिमेट लग जाएगा कि लेमडा एम नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये है, कैलकुलेट। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम लोगों को एक लॉ आया, उसके थ्रू हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी कैलकुलेट कर सकते। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा एम। तो इसके कैलकुलेशन के लिए, मतलब ये स्ट्रॉन्ग पे भी लग सकता है, वीक पे भी लग सकता है, एक लॉ आया, कॉलरॉश स्पेलिंग देख लें जरा, खतरनाक है। ठीक, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे, लिखना नहीं है ना, पहले बात समझ। हेडिंग डाल लो, पहले बात समझ लो, उसके बाद लिखने का काम तो हो जाए। देखो, ये कैलकुलेट किया गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, मतलब मोलर कंडक्टेंस हम लोग किस पे निकालेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे।
तो कोलरॉच ने क्या बोला कि कोई भी आयन, मतलब जैसे मान लीजिए KCl है कंपाउंड और एक दूसरा कंपाउंड है NaCl, तो KCl और NaCl के सॉल्यूशन में अगर हम कॉमन बोले तो कौन सा आयन कॉमन है? KCl और NaCl, Cl माइनस आयन कॉमन है, K प्लस और Na प्लस अलग। ठीक, कोई मान लीजिए हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया सोडियम एसीटेट, तो उसमें आएगा CH3COO माइनस आयन और Na प्लस आ गया, है ना। कोई मान लो हमने ले लिया पोटेशियम एसीटेट, तो उसमें पोटेशियम आ जाएगा और एसीटेट आयन। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंपाउंड के मोलर कंडक्टेंस की बात करते हो आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो उसका जो मोलर कंडक्टेंस होता है वो उसके आयंस के मोलर कंडक्टेंस के एडक्ट के बराबर होता है। जैसे NaCl ले लो, उसमें Na प्लस का मोलर कंडक्टेंस निकालो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे और Cl माइनस का निकालो, और KCl में K प्लस और Cl माइनस का निकालो, तो ऐसा देखा गया कि Cl माइनस का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चाहे वो K प्लस के साथ कंबाइंड है चाहे वो Na प्लस के साथ कंबाइंड है, उसका कांस्टेंट रहता है। मतलब सारे आयंस के लिए एक्वस सॉल्यूशन में एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फिक्स वैल्यू है। K प्लस का भी अगर KCl लेते हो या KF लेते हो या KBr लेते हो, K को Br के साथ कंबाइन करके सॉल्ट बना है, K को Cl के साथ, K को F के साथ, तो भी हम देखें तो पोटेशियम का जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस आएगा वो हमेशा क्या रहता है? सेम आता है। चाहे अगर फिक्स वैल्यू है, अगर 40 वैल्यू है पोटेशियम के मोलर कंडक्टेंस की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो वो KF में भी वही आएगी, KCl में भी वही आएगी, और NaCl कोई पोटेशियम का और सॉल्ट होगा उसमें भी पोटेशियम की वही वैल्यू आएगी। तो कोलरॉच ने क्या बोला, जैसा कि लॉ के नेम से पता लग रहा है, कोलरॉच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कहने का मतलब ये है कि Cl माइनस चाहे आप पोटेशियम के साथ एसोसिएट करा रहे हो, चाहे Cl माइनस को सोडियम के साथ एसोसिएट करा रहे हो, या Cl माइनस को किसी और आयन के साथ एसोसिएट करा रहे हो, आपका जो लैम्डा m नॉट है उस आयन के लिए, Cl माइनस के लिए, वो फिक्स रहता है। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का मतलब है उसको आप किसी के साथ भी माइग्रेट करा दो, किसी के साथ भी अटैच करा दो, उसका मोलर कंडक्टेंस सेम रहेगा। इस चीज को यूज करेंगे हम लोग कहां पर? वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। एक एग्जांपल बता रही हूं, उससे पहले समझेंगे फिर लिखेंगे, लिखना जल्दी बाजी नहीं करनी है ना। जैसे मान लो सपोज हमको एसिटिक एसिड का निकालना है मोलर कंडक्टेंस। एसिटिक एसिड होता है एक वीक एसिड, तो इसको हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रो। इसका हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 वो लेंगे कॉम्बिनेशन, और उनके मोलर कंडक्टेंस हमारे पास पहले से कैलकुलेटेड होंगे। जैसे हमने एक ले लिया जिसका मोलर कंडक्टेंस मान लो A है, और हमने ले लिया सोडियम एसीटेट, इसका A है मोलर कंडक्टेंस। फिर हमने ले लिया NaCl, इसका मोलर कंडक्टेंस मान लो B है ना, कोई वैल्यू है B मान लिया। फिर तीसरा हमने ले लिया, मान लो हमने ले लिया अब NaCl, और क्या ले सकते हैं, HCl ले। HCl का मोलर कंडक्टेंस मान लीजिए है C, ठीक। ये वैल्यूज हमें गिवन है, इनके हमको पता है, इनको हम बोलते हैं टेस्ट इलेक्ट्रोलाइट। टेस्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जिसको हम यूज कर रहे हैं इसका निकालने के। कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से अगर देखो तो अगर सोडियम एसीटेट को आप तोड़ते हो तो सोडियम एसीटेट में
मोलर कंडक्टेंस किसका किसका आएगा, एक तो एसीटेट आयन का आएगा और दूसरा किसका आएगा, Na+ का। अगर इसके मोलर कंडक्टेंस की बात करते हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो इसका मोलर अच्छा आयंस के मोलर कंडक्टेंस के लिए ये टर्म ना यूज करके प्रॉपर जो लैम्डा है वो यूज करते हैं, है ना। तो इसके लिए आ जाएगा प्लस, सोडियम के लिए आ जाएगा, ठीक। दूसरा जो हमने लिया है वो कौन सा लिया है, NaCl। तो NaCl के लिए अगर लोगे तो NaCl कैसे टूटेगा, ये लैम्डा m0 इसका हो गया, ये लैम्डा m0 NaCl का हो गया, ये किसका किस में टूटेगा, Na+ और लैम्डा m0 Cl, ठीक। तीसरा हमने कौन सा ले लिया, HCl। HCl के लिए भी वैल्यू दे रखी है, HCl टूटेगा तो लैम्डा किसका किसका बनेगा, H+ का और लैम्डा m0 Cl। ये तीन इक्वेशन बन गई। इसका मतलब सोडियम एसीटेट का जो भी वैल्यू है वो किसके कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है, एसीटेट आयन और Na+ के कंट्रीब्यूशन से। NaCl किससे बना हुआ है, Na+ और Cl- के कंट्रीब्यूशन। HCl में H+ और Cl- का कंट्रीब्यूशन। इनकी वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू हमने क्या ली थी, एक की वैल्यू A ली थी, दूसरे की क्या ली थी B और तीसरे की क्या ली थी C ली थी, सब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर ध्यान से देखो कि इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो और इसको थर्ड मान लो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सोडियम एसीटेट में से अगर हम NaCl को माइनस कर दें और HCl को प्लस कर दें, इसको माइनस कर रहे हो मतलब Na+ माइनस हो रहा है, Cl माइनस हो रहा है, तो ये हट जाएंगे। ये सिंपल अलजेब्रा नहीं है, लेकिन अगर ओपन करके इस तरीके से लिखेंगे तो ये कट जाएंगे, Cl- भी कट जाएगा आपका इससे। तो किसका किसका बचेगा, λ0 बचेगा CO- का और λ0 किसका बच जाएगा, H+ का। अगर दोनों का एडक्ट देखो तो किसका λ0 हो जाएगा, एसिटिक एसिड का हो जाएगा। ये बात क्लियर है। ये हम लोग क्यों लगा पा रहे हैं, ये रूल क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि कॉलरॉश ने बोला कि एसीटेट आयन चाहे सोडियम एसीटेट में हो या एसिटिक एसिड में हो, इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी जो क्या रहेगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कांस्टेंट होगी, इंडिपेंडेंट है माइग्रेशन से, उसको कहीं पे भी माइग्रेट करा रहे हो वैल्यू क्या रह रही है, सेम रहे। क्वेश्चन कॉलरॉश में कैसे आता है, सेम इसी तरीके से। मान लीजिए आपको एसिटिक एसिड का निकालने को बोल दिया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, सोडियम एसीटेट का दे दिया, NaCl का दे दिया और HCl का। पॉइंट क्लियर है। तो लॉ लिखेंगे पहले, क्या, हाँ करना है, अरे अभी करना है, अभी रुक जाओ, लॉ तो लिख लो। लॉ तो नोट करो, मैं बोलती हूँ नोट करो फटाफट। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ an electrolyte at infinite dilution is sum of ionic conductivities of cations and anions
of cations and anions each multiplied with number of ions present, each multiplied with number of ions present in one formula unit of electrolyte. In one formula unit of electro लॉ तो आपने लिख ही लिया है ना, मैं बाद में ही लिख दूंगी। अब जैसे मान लो आपको CaCl2 का लिखना है, किसके लिए लिखनी है इक्वेशन? CaCl2 के लिए। तो आप क्या लिखोगे? लैम्डा m नॉट ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट ऑफ Ca+2। अब यहाँ पे Cl कितने हैं? 2 हैं, तो उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा, है ना। लैम्डा m नॉट ऑफ Cl माइनस और 2 से मल्टीप्लाई, CaCl2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई। NaCl और उन सब में क्यों नहीं मल्टीप्लिकेशन हुआ? 1 का मल्टीप्लिकेशन था। NaCl का लिखना होगा तो कैसे लिख देंगे? सीधे सीधे यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, किसका? 1 का होगा ना। NaCl में तो एक एक ही आयन है, Na भी एक है और Cl भी एक ही है। इसका मतलब आयन के हिसाब से क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी में नंबर ऑफ आयंस का मल्टीप्लिकेशन भी करना है। H2SO4 होगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई H प्लस का प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई SO4 का, SO4 माइनस 2। लिख लेंगे इस हिसाब से। अब पीछे वाला भी लिख लीजिए, रूल तो आपने लिख ही लिया था ना। ऊपर लिख लो, इफ वी हैव टू कैलकुलेट लैम्डा m नॉट फॉर एसिटिक एसिड, if we have to calculate lambda m naught for acetic acid, एसिटिक एसिड के लिए निकालना है और गिवन डेटा क्या है अपने पास? ये है। ये स्लाइड हो जाए तो बोल दीजिएगा, अगले स्लाइड कर दो। ऑनलाइन बच्चे नोट कर रहे हैं? ऑनलाइन हो गई ये वाली स्लाइड? ऑनलाइन में बच्चे बोलते ही नहीं है, क्या बात है। सक्षम? yes,
लिखो जल्दी से, ये स्लाइड लिखो, तोड़ के लिख लो, तोड़ फोड़ कर लो। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फिर इस तरीके से कर लेंगे ना। नहीं नहीं, अभी थ्योरेटिकल वाला रह गया जिसमें सब बैटरी पढ़ाएंगे। हाँ, उसमें एनसीईआरटी से ही एक्सप्लेन करेंगे, उसमें थ्योरी ज़्यादा है। इस सेल में ये कैथोड है, इसमें ये एनोड है, वो याद करना ही है। कुछ थोड़ा समझाने वाली चीज़ें तो समझा। लास्ट नहीं होगी, फिर एडवांस के क्वेश्चंस वगैरह भी तो कराने हैं, ऐਵੇਂ ही तो क्लास नहीं खत्म होगी। 2 लेक्चर और होंगे, एक में क्वेश्चंस करा देंगे जिससे आपको क्लू मिल जाएगा कि कैसे आपने प्रोसीड करना है। वैसे क्लास में भी हुए क्वेश्चंस आपके। हो गया बच्चों, बोलना मत तुम, हम ही बोलते रहेंगे। 3 लाइन ही तो लिखनी थी, इतना समय लगता है, इतना समय लगता है। चौथी लाइन ये वाली थी। ये ऐसे कटेगा नहीं, ये मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ऐसे मैंने काट दिया है ना। हाँ, आपको करना है ऐसे, तोड़ेंगे फिर लिखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं और थर्ड को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ऐसा करके बोर्ड में जब करना होगा तो ऐसे ही करना होगा, फर्स्ट माइनस क्या किया, सेकंड प्लस। प्रॉपर लिख के करना पड़ता है ना, बोर्ड में थोड़ा दिखाना पड़ता है। जेई में तो फटाफट से कर लेंगे, टाइम नहीं खराब। ये वाला तो लिख ही लिया था, ये लिख लिया था ना, यहाँ पे मैं लॉ बाद में लिख। अब जैसे मान लो आपको इसका लिखना है Al2SO4 होल थ्राइस का, तो जरा लिख के बताइए। लैम्डा एम नॉट लिखना है आपको Al2SO4 होल थ्राइस का। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट लिखना है, Al2SO4 होल थ्राइस का लिखना है। तो क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखो। Al कितने बनेंगे और SO4 कितने बनेंगे, तो बस अब लिख लोगे, अब तो कोई दिक्कत ना आएगी। Al+3 का लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके, और 3 से मल्टीप्लाई करके किसका लिख दिया, SO4 -2। कर लेंगे ऐसे मोलर कंडक्टेंस, पक्का। स्टार बनाओ। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर लिखना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उसमें नंबर ऑफ आयंस का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ता। जैसे मान लो हमको लिखना है लैम्डा इक्यू, लिखना है NaCl का, तो क्या लिखेंगे, लैम्डा इक्यू नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा इक्यू नॉट ऑफ Cl। क्लियर है बात। जैसे मान लो हमको लिखना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अभी जो लिखा था उसी का Al2SO4 होल थ्राइस का लिखना, तो किसके
के इक्वल आएगा, इसमें आयंस का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, इसमें लैम्डा नॉट ई क्यू ऑफ Al plus 3 plus lambda naught EQ of SO4 minus 2. इसमें नंबर ऑफ आयंस का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब EQ निकालते हैं तो उसमें ही ये कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी उसमें है। तो अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो उसमें आयंस के नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, याद रखेंगे। और अगर मोलर निकालना है तो उसमें आयंस के नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी होगा। इसमें बस देखना है आपको कौन कौन से आयन है। Al+3 है, SO4 - 2 है, उनका दे रखा है, उनका एडक्ट कर दीजिए, आपको पूरे कंपाउंड का आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? सवाल करें। इजी दिया जाए कि डिफिकल्ट? लिखो BaOH होल ट्वाइस का दे रखा है लैम्डा m नॉट, ये डेटा बोलना सब में दे, इधर आंसर मत देख। BaOH होल ट्वाइस क्वेश्चन है, लैम्डा m नॉट दे रखा है BaOH होल ट्वाइस का, डेटा बोल दो। फिर किसका दे रखा है? BaCl2 का दे रखा है, यूनिट यही होगी। फिर किसका दे रखा है? NH4Cl का दे रखा है 120 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है आपको NH4OH के लिए। किसका निकालना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ट्राई करिए, इनको यूज करके NH4OH कैसे निकाल सकते हैं, क्या प्लस करें क्या माइनस करें, तीनों इक्वेशन को देख लीजिए। NH4OH का निकाल। कोशिश करिए, सिंपल सवाल है, बोर्ड में भी आता है। करो, करके दिखाओ आंसर, आंसर तो निकाल के बताओ। 240 है, ये 240 है। क्वेश्चन सबको समझ आ रहा है ऑनलाइन? करिए। कोशिश कीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है, देखना है आपको किस में से क्या प्लस करें क्या माइनस करें। एक NH4 का चाहिए आपको डेटा, एक OH माइनस का चाहिए, तभी तो NH4OH बनेगा। मोलर है ना, इक्विवेलेंट तो है नहीं, इसमें नंबर का भी फर्क पड़ेगा।
दोनों तरीके सही है। तो फिर बाद में हाफ करना पड़ेगा ना, 2NH4 का नहीं आएगा उसमें। आंसर 238.3 आंसर आ रहा है 238.3। इसमें कैसे सोचना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। NH4OH का चाहिए, मतलब आपको क्या डेटा चाहिए, एक तो NH4 प्लस का चाहिए डेटा और एक किसका चाहिए, OH माइनस का चाहिए। अब कहाँ से मिल सकता है, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो NH4 का मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ गिफ्ट में क्या मिल रहा है, Cl माइनस भी मिल रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा। अगर इन दोनों को ऐड करते हो या BaOH होल ट्वाइस में से BaCl2 को अगर माइनस करते हो तो Ba तो कट जाएगा, 2 OH के मिलेंगे और 2 Cl माइनस के मिलेंगे। तो 2 यहाँ पे Cl माइनस 1 को हटाना है, यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो हाफ कर सकते हैं, दोनों के डेटा को अगर हाफ कर दें, मतलब कहने का मतलब है हाफ BaOH होल ट्वाइस को कर लो और हाफ पूरे डेटा BaCl2 को कर लो। ठीक है, ध्यान से देख पा रहे हो। तो हाफ Ba+2 का पहले में मिलेगा और आपका OH माइनस 1 का मिलेगा, क्योंकि आपने हाफ कर दिया, 2 OH माइनस मिल रहे थे ना, उससे आपने हाफ कर दिया। अब दूसरे वाले से, ये तो पहले से मिला, दूसरे वाले से क्या मिलेगा, हाफ Ba+2 मिलेगा और एक Cl माइनस मिलेगा। ठीक, फिर तीसरे वाले से क्या मिल रहा है आपको, NH4 प्लस मिल रहा है और Cl माइनस मिल रहा है, तो Cl माइनस आपको हटाना है, NH4 प्लस आपको क्या करना है, रखना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस प्लस करें, Ba+2 फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें, फर्स्ट में से अगर सेकंड को माइनस कर दोगे तो Ba+2 हट जाएगा और किसका डेटा मिलेगा हमको, OH माइनस का मिलेगा, माइनस Cl माइनस मिलेगा, यही तो मिलेगा इसमें, OH माइनस मिलेगा और माइनस में Cl माइनस का मिलेगा, ये डेटा मिलेगा हमको। और अगर हम तीसरे वाले को प्लस कर देते हैं तो तीसरे वाले में Cl माइनस प्लस हो रहा है और NH4 ये भी प्लस हो रहा है, तो Cl माइनस से Cl माइनस का डेटा उड़ जाएगा, OH और NH4 का डेटा बचेगा, NH4। बात सबको समझ में आई, नहीं आई तो ओपन करके मैं सिखाऊं, चलिए मैं एक बार कर देती हूँ। एक बार कर ही लेते हैं। कई लोग कह रहे थे कि ऐसा कर सकते हैं कि जो नीचे वाली थर्ड वाली इक्वेशन है ना NH4Cl की, उसको कर दीजिए डबल, उसको क्या कीजिए, डबल कर दीजिए और डबल करके निकाल लीजिए, उससे भी हो सकता था ना। मैम तो फिर फाइनल आंसर को फाइनल आंसर को हाफ करना पड़ेगा ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन है, ध्यान से देखिए, जिसको नहीं आया ध्यान से देख लो, जिसको आ गया वो भी देख लो। ये थर्ड इक्वेशन है, थर्ड वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो थर्ड को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया यानी आपने 2NH4Cl के लिए निकाल रहे हो, 2 के लिए निकाल रहे हो, है ना, लैम्डा m0, तो 2NH4 प्लस के लिए हो जाएगा और 2Cl माइनस के लिए हो जाएगा लैम्डा m0। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट में क्या था, BaOH होल ट्वाइस था, ये फर्स्ट थी, तो BaOH होल ट्वाइस में क्या था, Ba+2 का था और 2
मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा एम नॉट ऑफ ओ एच माइनस था। इससे एग्री कर रहे हैं सब। और सेकेंड इक्वेशन में क्या था, BaCl2 था ना, तो यहाँ पे लैम्डा एम नॉट ऑफ Ba प्लस 2 हो गया और 2 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl। 3 इक्वेशन बन गई अपनी। ये थर्ड में 2 को मल्टीप्लाई करके फोर्थ इक्वेशन बन गई। ये फर्स्ट थी ही, ये सेकंड थी। अब डेटा ध्यान से देख लो, अपने को क्या क्या उड़ाना है, Ba प्लस 2 को उड़ाना है, Cl माइनस नहीं चाहिए अपने को क्या चाहिए, अपने को केवल OH माइनस चाहिए और NH4 चाहिए और एक एक चाहिए। तो यहाँ से क्या मिलेंगे, 2 OH माइनस का मिलेगा और 2 NH4 के मिलेंगे। Ba प्लस टू को उड़ाना है तो फर्स्ट माइनस सेकंड करना पड़ेगा और थर्ड वाली इक्वेशन को प्लस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट माइनस सेकंड और जिसको हमने फोर्थ नाम दिया है उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो आपको फाइनल में डेटा मिल जाएगा, सब कुछ कटेगा, NH4 प्लस का मिलेगा 2 और आपको मिलेगा 2 OH माइनस, 2 OH माइनस का मिल जाएगा। अब ये जो डेटा आएगा वो तो दो के हिसाब से है, तो आपको किसके हिसाब से निकालना पड़ेगा, एक एक के हिसाब से। तो हाफ कर देंगे, है ना, तो डिवाइडेड बाई। पॉइंट क्लियर है? क्या कर रहे हो, क्या खेल रहे हो शैतान बच्चे? क्वेश्चन नहीं नोट किया आपने? डेटा लीजिए, डेटा हो गया। अब कर लेंगे या मैं कैलकुलेट करके बताऊं? अब कर लेंगे मेरे ख्याल से। आप बोर्ड में भी दे देते, जेई में भी दे देते। इसको क्या करना होता है, आपको देखना होता है किससे क्या, किसको प्लस करे, किसको माइनस करे, किसको हाफ करे। और अगर यही लैम्डा EQ दे देते तो लैम्डा EQ में आयन वायन की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे प्लस माइनस ही करना है, डायरेक्ट हो जाता। नोट कर लिया सबने? आंसर तो लिख दूं मैं, क्या था, 238.3। ये वैल्यू आ। ऑनलाइन में कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं आया, बोल दीजिए नहीं आया तो। ऑनलाइन बच्चों आ गया ना सबको? ऐसा नहीं हो कि मैम ने तो सॉल्व करके दिखाया नहीं, हमें आया। कर लेंगे आप पक्का? चलो एक फार्मूला और नोट कर लो, छोटा सा है बिल्कुल, सस्ता सुंदर टिकाऊ फार्मूला है। अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो, क्या निकालना हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना। बोर्ड पे ध्यान दें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा निकालना है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो अल्फा के लिए फॉर्मूला डेराइव किया गया है, लैम्डा एम एट एनी कंसंट्रेशन C, लैम्डा एम किसी कंसंट्रेशन C पे निकाल लीजिए। हाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट C यहाँ लिख दो ऊपर की तरफ, लैम्डा एम किसी कंसंट्रेशन C पे और लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, दोनों का अगर हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो उससे क्या निकलता है, हमारा अल्फा निकल जाता है ना। तो मोलर कंडक्टेंस एट concentration C and molar conductance at
इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोई दिक्कत? अब एक हम लोगों ने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्विलिब्रियम में, उससे हम लोग निकालते थे डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर एसिड है उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर निकालना है, अगर मान लो हमने ले लिया वीक एसिड, तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से हम एक फार्मूला याद रखते थे, के निकालना है तो क्या लगाते थे फार्मूला, सी अल्फा स्क्वायर, है ना। अगर यहाँ पे ये सब डेटा दे रखे हैं और आपको के निकालना है, तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर की जगह क्या ले लेंगे, बोलो भैया, कर लेंगे। ये सी डिनोट करने के लिए लिखा हुआ है, वैल्यू नहीं है वहां पे सी लैम्डा एम के साथ जो लिखा हुआ है, ये नहीं इधर वाले सी को उधर वाले सी से उड़ाना चालू कर दे। वो सी कंसेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस है, और नीचे वाला है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन। जीरो डिनोट करता है जीरो कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन 39 हो रहा है, जल्दी से 2-3 सवाल कर लेते हैं। देखो आपकी लेट क्लास होती है तो बार बार ही मैं 7 बजे के पहले कोई भी इधर उधर नहीं बोलेगा, है ना। किसी का ऑटो वगैरह आता है, किसका कितने बजे आता है, सच में बताना। वो लेट कर सकता है, नहीं सिलेबस नहीं होगा क्योंकि अपनी क्लास लेट शुरू होती है ना। अब तो क्या, हाँ अब तो एक्स्ट्रा भी लगेगी, ये बात तो सही। इनका हिसाब किताब तो देख लो, बच्चों का कितने स्मार्ट हो रहा है मेरे से। बहुत बहुत ही बढ़िया सवाल था, वो दिख नहीं रहा मुझे। आप करते तो अच्छा होता। लिख लो क्वेश्चन, लिखो रेजिस्टेंस। अभी वो सवाल नहीं मिल रहा है जो मैं करवाना चाहती हूँ। क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, conductivity cell containing 0.1 m KCl solution at 298 Kelvin is 1750 ohm. If conductivity of 0.01 molar KCl solution at 298 Kelvin is 0.152 multiplied by 10 raised to power minus 3 Siemens centimeter inverse, then
सेल कांस्टेंट निकालना है। सेल कांस्टेंट इज ये x की वैल्यू निकालनी है आपको, क्वेश्चन मार्क दिया। सेल कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है x इंटू 10⁻³ आपको निकालना। जल्दी से कर लीजिए। एक बार जेई मेंस में सारे ये जो निकलवाए ना, इनके यूनिट्स दे रखे थे और यूनिट्स की मैचिंग करवाई है, तो यूनिट्स याद है तो एकदम लड्डू क्वेश्चन है। कंडक्टिविटी दे रखी है, कंसंट्रेशन भी दे रखा है। क्या बोलिए? मोलर कंसंट्रेशन सेम कर लीजिए। मोलर कंसंट्रेशन अलग अलग हो गई है ना, रेजिस्टेंस अलग के लिए मैंने दे दिया और इसके लिए अलग के लिए दे दिया, ये दोनों सेम। अलग अलग होगी तो फिर तो रेजिस्टेंस उसका नहीं लगा पाएंगे ना, आप सेम सोल्यूशन का रेजिस्टेंस है ये। उसी सोल्यूशन का 0.01 एम KCl सोल्यूशन का रेजिस्टेंस दे रखा है 1750 और उसी की कंडक्टिविटी दे रखा है, मतलब कप्पा दे रखा है 0.01 सोल्यूशन का। तो आपको निकालना है सेल कांस्टेंट। लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला कराए थे वही सब लगेंगे। हाँ वो वाला लगाना है। एक फॉर्मूला लगाया था ना, कप्पा इज इक्वल टू G मल्टीप्लाइड बाई G स्टार। G कंडक्टेंस था और G स्टार क्या था? सेल कांस्टेंट। वही निकालना है आपको। ये हाँ ये कप्पा दे रखा है, कंडक्टिविटी दे रखा है ना। कोशिश करिए, अब तो बता दिया सब, अब कोशिश, अब आंसर देना है। कर लिया? जल्दी करो, चीटिंग नहीं करो एक दूसरे की, जल्दी करो। क्वेश्चंस में कई बार बड़े बड़े से सेल भी बना के आपको दे देते हैं, तो बड़ा डायग्राम देख के घबराना नहीं है। आपको चैप्टर में अगर आपने पूरा पढ़ा है तो यू हैव टू कॉन्फिडेंट कि हमको आता है, उससे क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये ऐसे नहीं करेंगे, क्या कर रखा है यहाँ।
निकला आंसर? हाँ, कप्पा इज इक्वल टू क्या था? जी मल्टीप्लाइड बाई जी स्टार। जी स्टार निकालना था आपको, कप्पा डिवाइडेड बाई जी। कप्पा तो दे रखा था, और जी क्या होता है? जी होता है कंडक्टेंस, दैट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो 1/r हो जाएगा, तो r ऊपर जाएगा क्या? r ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधे सीधे 1750 का मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 10⁻³ को छेड़ना ही नहीं है, ये तो लेना ही है आपको। तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई थिंक 266 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? सबको क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन? क्या? तो वो कटेगा नहीं? कटेगा ना? लास्ट क्लास का पढ़ के नहीं आ रहे हो? ऐसे करोगे प्यारे बच्चों? इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे हैं और ऐसे करेंगे? क्यों करेंगे पता नहीं। एक आखिरी सवाल के बाद क्लास छोड़ दी जाए या अभी छोड़ दी जाए? चलिए ठीक, नेक्स्ट क्लास में करा। ठीक है, स्पेशल कराना चाहते हैं वो नहीं मिला। ठीक है, बाय बच्चों।